आप सभी का स्वागत है। फिर एक राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के या आधुनिक भारत का आप चरण देखेंगे तो उसमें 1757 से ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव आता है या फेज आता है वो 1857 है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1885 है, फिर गांधी जी का आगमन है। गांधी जी का आगमन से 1947 तक, अर्थात विभिन्न फेज में यदि बांट के इसको देखते हैं आप, तो 1757 से लेकर के 1857 का जो शासनकाल है ब्रिटिश शासनकाल का, उसका दौर, उसकी विशेषताएं अलग है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू हो जाती है और 1857 ईस्वी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था। लेकिन 1857 में जो विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह होता है, उसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या कहे कि आधुनिक भारत के आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, ऐतिहासिक बिंदु है या हिस्टोरिकल पॉइंट कह सकते हैं आप है। वहाँ से फिर ब्रिटिश शासन का स्वरूप में, शासन प्रणाली में हर एक चीज में परिवर्तन आता आपका है। अर्थात यह एक डिवाइडिंग ईयर है 1857 का विद्रोह या 1857 का वर्ष। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत के इतिहास या आधुनिक भारत के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक बिंदु है। तो इसके संबंध में 1857 का जो विद्रोह होता है उसके संबंध में देखेंगे और किस तरह से इसने भारत में ब्रिटिश शासन को प्रभावित किया उसको देखेंगे। उसके बाद इसका प्रभाव किस तरह से आगे चल करके पड़ता है ब्रिटिश शासन के पॉलिसी में या अन्य आंदोलन में आपको। तो इसलिए यह एक आधुनिक भारत के इतिहास का एक डिवाइडिंग ईयर है या कहेंगे एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, हिस्टोरिकल ईयर है या टर्निंग पॉइंट आपका है। 1857 से पहले भी विद्रोह हुआ था, लेकिन वह छिटफुट था, आपका स्थानीय स्तर का विद्रोह था, वह भी सशस्त्र विद्रोह था। लेकिन 1857 का विद्रोह भी सशस्त्र था, लेकिन इसका स्वरूप व्यापक था। व्यापक सभी जगह, अलग अलग जगह पर यह आपका विद्रोह होता है, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति आपका। में जो भी विद्रोही थे 1857 के विद्रोह में भाग लिए या हिस्सा लिए, उन सभी का एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति। अर्थात भले ही विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर हुआ, भले ही उनमें एक संगठन का अभाव था, लेकिन उद्देश्य एक ही थे, ब्रिटिश शासन से मुक्ति। तो इसके संबंध में हम देखते हैं 1857 का विद्रोह, भले ही आपका तत्कालीन कारण रहा इसका एनफील्ड राइफल, अर्थात 1 जनवरी 1857 को एक नई राइफल एनफील्ड राइफल को लागू किया गया और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का यूज किया जाता था वो चर्बी वाले कारतूस थे, जिसमें अफवाह थी कि गाय और सूअर के चर्बी का यूज किया जाता है। और यही एनफील्ड राइफल 1857 के विद्रोह का कारण बना। लेकिन इस विद्रोह के अन्य कारण भी थे, उसी के संबंध में देखेंगे। सबसे पहले इस विद्रोह को पढ़ने से पहले उस समय के भारत का ब्रिटिश प्रशासनिक स्वरूप का उसके संबंध में देखें हम लोग। तो भारत में जिस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था आपका, और भारत का उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। साथ ही साथ जो मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन आपका थे, जॉर्ज एनिसन। लेकिन जो ही 1857 का विद्रोह शुरू हो गया तो सेनापति बन गया, अर्थात नया सेनापति कॉलिन कैम्पबेल रहा, और कॉलिन कैम्पबेल एक सफल सेनापति साबित हुआ था। तो आपको
तो याद करके रखना क्या है इसमें है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, एक चीज़ यह भी जान लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है आपका है। इसके बाद गवर्नर जनरल का नाम बदल जाता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके यह। और जो सेनापति आपका है जॉर्ज एनिसन, विद्रोह से पहले था, जो ही विद्रोह शुरू हुआ तो जो नया सेनापति बन गया कॉलिन कैंपबेल बन गया आपका। तो ये सब आपको जो जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको ध्यान देके चलिएगा। और कहीं ना कहीं पूछा गया आपका है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा 1857 से, तो आपको अधिकांश क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। और मुगल जो सम्राट था, कहिएगा कि मुगल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था आपका। और इस 1857 का विद्रोह का नेतृत्व भी, अर्थात औपचारिक रूप से नेतृत्व भी किसने किया? आपका बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, अर्थात मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट थे उसी को भारत का सम्राट घोषित किया था विद्रोहियों के द्वारा। तो यहाँ से ही पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय में मुगल वंश, मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय आपका, बहादुर शाह द्वितीय, ये सब पूछा गया क्वेश्चन आपका है, बहादुर शाह द्वितीय, ये सारा सब क्वेश्चन पूछा गया है। और विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी, ये आपका फोटो भी है, तो ये अभी याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रशासनिक ढांचा क्या था 1857 के विद्रोह के समय में, ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा, मुगल सम्राट कौन थे यह भी देख लिए, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। उस समय विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी था आपका। पहले ही बदला चुके हैं, भले तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल था, लेकिन अनेक कारणों ने भारतीयों में असंतोष पैदा किया था। उसी असंतोष का चरम रूप 1857 का विद्रोह था आपका। अर्थात जिस तरह से ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना होती है, तो उसकी जो अनेक नीतियां है उसका डायरेक्ट प्रभाव, इनडायरेक्ट प्रभाव भारतीय लोगों पर पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं वह इम्पैक्ट भारतीयों में असंतोष पैदा कर रहा था। तो पहला जो कारण देखते हैं कि राजनीतिक कारण है, विस्तारवादी, उस राजनीतिक कारण में विस्तारवादी नीति, अर्थात जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, तो उसने अनेक तरह से अपनी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास किया। उसी में से एक था बेलेजली का सहायक संधि है, यह भी पूछा गया है किसने सहायक संधि को लागू किया गया था। तो ये सब जो आपका है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सहायक संधि बेलेजली ने लागू किया था अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के लिए। तो सबसे पहले सहायक संधि को लागू किया बेलेजली ने, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप देखिएगा। और सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, यह भी पूछा गया है आपको। तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद ने 1798 में आपका, हैदराबाद, यह सब पूछा गया क्वेश्चन है 1798 में। उसके बाद मैसूर आपका है 1799 में। उसके बाद आपका है तंजौर है 1799 में, तंजौर 1799 में है। पेशवा आपका है 1802 में, पेशवा 1802 में है। अवध आपका है 1801 में, अर्थात ये सब बीपीएससी में क्रम से आपको पूछ देगा, तो ये सब याद करके रखिएगा आपका। फिर दूसरा जो विस्तारवादी नीति था डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। अब देखिए किस तरह से आपको पूछ सकता है कि यदि आपका जैसे एडीओ देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो ये आपसे न पूछेगा। बहुत हो सकता है कि आपको कूट में या मिलाने के लिए कूट में करके दे सकता है, या दरोगा में आप देखे होइएगा कि आपका एक कथन या कथन से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है, तो वहाँ पर इस तरह से दे सकता है कि आपका डलहौजी का कौन सा नीति था, समाजवादी नीति या विस्तारवादी नीति, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत है। लेकिन बीपीएससी में यूपीएससी देने जा रहे हैं तब वहाँ से पूछेगा व्यक्तिगत का सिद्धांत था क्या। ये सिंपल सीधे नहीं पूछेगा आपको कि आपका डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था। तो आपका अभी जनरल को एग्जाम में डलहौजी आप याद करके रखिएगा, लेकिन बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी देने का सोच रहे हैं, तो आपका यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, व्यक्तिगत का सिद्धांत है, उसके संबंध में आपको तैयारी रहना चाहिए। तो इसमें क्या था कि कोई भी यदि राज्य है
यदि उसका स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं है और दत्तक पुत्र लिया है, तो पहले क्या सिस्टम था कि कोई भी राजा का यदि स्वाभाविक उत्तराधिकार अपना पुत्र नहीं हुआ तो किसी दत्तक पुत्र को लेकर के भी उसको गद्दी दे सकता था। लेकिन जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, ब्रिटिश सत्ता स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पर, तो अब यदि किसी भी राज का स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं है तो उस उत्तराधिकारी के लिए मंजूरी लेना आवश्यक बना दिया गया, और अंग्रेज इसको दे भी सकते थे मंजूरी, नहीं भी दे सकते थे। तो इस तरह से यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत आपका है, और यह डलहौजी ने दिया था। और इसी के तहत, इस सिद्धांत के तहत 17 को 1848 में, ईस्वी आपको याद करके रखना है, ईस्वी सही पूछ सकता है। 17 को 1848 में, संभलपुर को 1849 में, फिर आपका 17 को 1848, जैतपुर को 1849, संभलपुर को 1849 में आपका है। ये सब जैतपुर भी आपका है 1849 में आपका है। इसी तरह से याद करके रखना है। ये सबको साथ ही साथ झांसी को भी मिला लिया गया था 1854 में आपका। झांसी को 1854 में विलय किया गया इस सिद्धांत के तहत। आगे पढ़ेंगे उसका, झांसी पर स्पेशल पढ़ेंगे तो बतलाएंगे। तो इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने विभिन्न राज्यों को मिला लिया। तो स्वाभाविक था कि उस समय के जो राजा महाराजा थे उसमें असंतोष पैदा होता है। फिर आपका जो अवध 1801 में सहायक संधि कर चुका था, उसको फिर से कुशासन के आधार पर यह पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो भी देख रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन आपका है। कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। जिस समय भी विलय किया गया अवध का, उस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था। फिर नाना साहब का पेंशन 1851 में रोक दिया गया था। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पॉलिसी था, राजनीतिक सिद्धांत था ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे जो राजा महाराजा थे उस समय के, उसमें असंतोष पैदा हुआ। बहुत सारे राजा महाराजा का पावर सीज कर लिया गया, सत्ता समाप्त हो गई। तो इस तरह से लोगों में असंतोष फैलना शुरू हो गया था। आगे चल करके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, सिर्फ आई व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ के जो हालात था उसमें आकर के यहाँ का वह एक तरह का शासक बन गया हुआ। तो स्वाभाविक है कि वह शासन कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए, लेकिन उसका पॉलिसी क्या था? कोई भी व्यापारिक जो व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना आपका। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी था, व्यापार करने के लिए भारत आया था। ठीक है, वह उसने भारत पर शासन स्थापित कर लिया, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत का शोषण करना, यहाँ से धन लेकर के ब्रिटेन में निवेश करना। तो जो उसका आर्थिक नीतियाँ थे, इकोनॉमिक पॉलिसी थे, उसका मेन उद्देश्य ही था भारत का शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना। तो उसने सबसे पहले उस समय में क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान था। तो यहाँ का जो कृषि प्रणाली थी, आपका भू व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन कर दिया उसने। आप पढ़े होंगे कि 3 तरह का भू व्यवस्था लागू किया था: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी। जो भू व्यवस्था था 3 तरह का था: अस्थायी, रैयत और महलवारी। और तीनों जो भू व्यवस्था था उसमें सबसे अधिक किसानों का शोषण हुआ। उसके बाद यदि किसी पर प्रभाव पड़ा तो जमींदारों पर पड़ा, और इससे बहुत अनेकों जमींदारों की जिम्मेदारी छीन ली गई थी। तो किसानों में असंतोष फैलता है। जिन जमींदारों की जिम्मेदारी छीन ली गई, वह जमींदार भी असंतुष्ट हो गया। फिर उसने दूसरा पॉलिसी क्या लाया कि वह जो ब्रिटेन में जो वस्तुएं मैन्युफैक्चर हो रहा था, जो वहाँ की फैक्ट्री में जो वस्तुएं निर्मित हो रही थी, वह स्वाभाविक है कि फैक्ट्री में जो भी वस्तुएं निर्मित होती है वह सस्ता होता आपका है। लेकिन भारत में क्या था, हाथ से निर्मित अर्थात हस्तशिल्प उद्योग अधिक विकसित रूप में थे।
तो वहाँ से सस्ते वस्तु लाई गई और यहाँ पर भारत में बेचा गया। तो स्वाभाविक है कि यहाँ का जो हस्तकरघा उद्योग था वह नष्ट हो गया आपका। उसका प्रभाव क्या प्रभाव यहाँ के व्यापारियों पर पड़ा, यहाँ के कारीगरों पर पड़ा और ये लोग बेरोजगार हो गए आपका। इसके कारण भी इन वर्गों में, व्यापारियों में, किसानों में, जमींदारों में, कारीगरों में असंतोष पैदा होता है, ये बेरोजगार हो जाते हैं। अब सामाजिक, वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक ऐसे समाज का रिप्रेजेंट कर रही थी जहां पर पुनर्जागरण हो चुका था, साथ ही साथ वहां के समाज प्रोग्रेसिव था। वह एक प्रोग्रेसिव समाज का रिप्रेजेंट कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत का जो समाज था उस पर सामंतवादी नीतियां थी, सामंतवाद का प्रभाव था और अनेक यह सामाजिक प्रथाएं थी जो बौद्धिक आधार पर वह गलत था। अंग्रेज जब या ब्रिटिश सत्ता जब भारत पर शासन करने लगा तो उसके जो शिक्षा था, एजुकेशन था, उसके आधार पर यहाँ के बहुत सारी प्रथाएं वह आपका नैतिक आधार पर सही नहीं था। तो उसने भारतीय समाज को अपने शासन के हित में, साथ ही साथ समाज में भी जो कुरीतियां थी उसको सुधार करने का प्रयास किया। एक चीज यह हमेशा जान लीजिएगा, कोई भी सत्ता कोई भी सुधार करता है तो उसका पहला जो लक्ष्य होता है कि अपना हित को साधना आपका। तो ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो सामाजिक सुधार किया तो उसका एक उद्देश्य था कि यहाँ पर इस तरह से समाज को सुधार करे, सोशल रिफॉर्म करे, ताकि वह ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करे। इसी क्रम में सती प्रथा भले ही गलत था, लेकिन सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को अलाउ करने का प्रयास किया, इसी तरह से बाल विवाह पर रोक लगाई गई। मतलब इसी तरह से सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया गया। यह सही था, लेकिन जो भारतीय लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप कर रही है, तो इसके कारण भी भारतीय लोगों में असंतोष पैदा होता है। आगे चल करके जो ही 1813 में ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार का छूट दिया गया, आपका ईसाई मिशनरी को 1813 के एक्ट के तहत भारत में धार्मिक प्रचार की छूट मिलती है। तो जिस तरह से भारतीय धर्मों के बारे में उसने भारतीय धर्मों की आलोचना किया, उससे भी लोगों में असंतोष पैदा हुआ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। साथ ही साथ 1850 का जो धार्मिक अयोग्यता कानून है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है, उसने 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के तहत यह बनाया कि यदि कोई भी हिंदू या कोई भारतीय यदि अपना धर्म परिवर्तन करता है फिर भी उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इससे भी लोगों में असंतोष पैदा होता है। साथ ही साथ 1856 का आपका समान भर्ती अधिनियम है, उसमें यह कहा गया कि भारतीय सेना को कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है, समुद्र पार भी। आप ये जानते होंगे कि भारतीय समाज में यह एक प्रथा था कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि समुद्र पार जाता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता था आपका। यह कॉन्सेप्ट था भारतीय समाज का धर्म के संबंध में आपका। तो जो जब का समान जो भारतीय अधिनियम 1856 में जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई, उसका भी नेगेटिव प्रभाव भारतीय लोगों पर पड़ता है। अब जो ब्रिटिश शासन था उसका सपोर्ट मुट्ठी भर भारतीय सैनिक भी कर रहे थे। तो सैनिकों के साथ क्या था कि नस्ली भेदभाव किया जाता था, अर्थात जो ब्रिटिश सैनिक थे उसको जिस तरह का सुविधाएं थी उस तरह की सुविधाएं भारतीय सैनिकों को नहीं था। उसे देखा जाता था, उसे नीच दृष्टिकोण से देखा जाता था, अर्थात नस्ली वह शासक वर्ग का था और यह शासित वर्ग का था, तो नस्ली भेदभाव किया जाता था। साथ ही साथ जो वेतन था वह न्यूनतम था। जो पैदल सिपाही है उसको मात्र 7 रुपया वेतन मिलता था, जबकि घुड़सवार को 27 रुपया मिलता था। बदलाव चुके 1856 के
जो समान भर्ती अधिनियम के तहत अब भारतीय सेना को कहीं भी नियुक्त किया जा सकता था। तो सैनिकों को यह डर लगा कि यदि बाहर में नियुक्त किया गया तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो समाज है, वह भ्रष्ट हो जाएगा आपका। फिर तो इस तरह से अनेक स्तरों पर सैनिकों के साथ भेदभाव किए जा रहे थे, वेतन हो या प्रमोशन हो, प्रमोशन में भी उच्च पद नहीं मिल सकता था, नस्ली भेदभाव था, ये बहुत सारे कारण से, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश शासन के कारण भारत के सभी वर्ग प्रभावित थे, उसमें असंतोष पैदा हो चुका था, सिर्फ एक उचित अवसर की तलाश थी। तो उसमें एक जो तत्कालिक जो कारण बना इस 1857 का महान विद्रोह का, वह था नई एनफील्ड राइफल। पहले जो ब्राउन बेस राइफल का यूज किया जा रहा था और जो नई एनफील्ड राइफल आया उसमें यह अफवाह फैल गया कि इसके जो कारतूस है, उसके कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ है और जिसे दांत से खोलना पड़ता था उस कारतूस को बंदूक में लगाने के लिए। आप जानते हैं गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था, सूअर का चर्बी था वह मुस्लिमों के लिए था, धर्म विरुद्ध था आपका। तो इस तरह से इस अफवाह ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, यह अफवाह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक माहौल बनाया और इस नई एनफील्ड राइफल के खिलाफ सबसे पहले बैरकपुर में विद्रोह होता है। 29 मार्च 1857 को 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे, उसने इस राइफल के इस कारतूस के प्रयोग का विरोध किया और मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूवर्सन की हत्या करता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में। जो भी आप अभी तक पढ़ रहे हैं वो सब किसी न किसी बीपीएससी में, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। और आगे चलकर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो ये सब डेट आप याद करके रखिएगा। तो इस तरह से ये सब याद करके रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। अब देखते हैं, यदि आप न्यू मंथन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ का जो ऑनलाइन फी है वह है बीपीएससी फाउंडेशन के लिए 2999 रुपीज़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। बीपीएससी पीटी का बैच करना चाहते हैं तो 999 में आपका है। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो 499 रुपया फी है। फिर आपका एडीओ है। इसी तरह से आपका पत्रिका दर्पण पढ़ना चाहते हैं सालों भर, 199 में आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपका है, यदि पढ़ना चाहते हैं फुल पॉलिटी तो 99 रुपया में पढ़ सकते हैं। लूसेंट यदि पढ़ना चाहते हैं तो 99 रुपया में पढ़ सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र भी पढ़ना चाहते हैं तो 99 रुपया का कोर्स है। ये सारे कोर्स का फी है। अर्थात और जो भी आपका मटेरियल है टेलीग्राम के माध्यम से जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा। यूट्यूब लिंक है, ऐप लिंक है, तो इससे आप जुड़ करके न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल से आप जुड़ सकते हैं आप। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग है अब विद्रोह का आरंभ अब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया जाता है। 9 मई 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और जो 1857 का महाविद्रोह था या महान विद्रोह था, उसकी शुरुआत 10 मई 1857 का होता है। और उसमें 64वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे उसमें भाग लिया और यहीं से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अर्थात यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, यदि पूछे आपसे 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई तो 29 मार्च नहीं मारना है, 10 मई 1857 आपको मारना है।
और यहीं से 1857 का विद्रोह का शुरुआत होता है। और इसमें रेजिमेंट याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा, और स्थान कहाँ है? मेरठ आपका, मेरठ। अर्थात डेट, स्थान, रेजिमेंट, ये तीनों याद करके रखिएगा। फिर आपका 11 मई को, 11 मई 1857 का विद्रोही सैनिक मेरठ से अब दिल्ली की ओर बढ़ते हैं वो लोग। और 12 को विद्रोही सैनिकों के द्वारा बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो ये डेट आपको याद करके रखना है, क्योंकि अब जो एग्जाम में पूछ रहा है तो ये सब पूछा जा चुका है, तो आपको डेट में जाकर फंसाने का प्रयास करेगा। तो डेट सहित याद करना आपका है। अर्थात बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या आपका है? इसका इंपॉर्टेंस यही है, मान पॉलिटिकल आपका इंपॉर्टेंस, राजनीतिक महत्व, कि इससे विद्रोह को वैधता मिल गई, लीगल स्टेटस मिल गया आपका। साथ ही साथ विद्रोही एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया। अर्थात एक छतरी मिल गया, जिस छतरी के अंदर में रह करके विद्रोही आंदोलन आपका विद्रोह कर सकते थे। साथ ही साथ तो इस तरह से आपका यदि इसका इम्पैक्ट पूछेगा, एससीईआरटी उठाएगा, तो आपको ये सब पूछ सकता है। एससीईआरटी, एनसीईआरटी, बीपीएसटीआरटी 4.0 है, या आपका किसी भी एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो आपका यूज कर सकते हैं। फिर आपका यूपीएस, बीपीएससी दे रहे हैं, या 72 है या 71 है, 72, 73, मतलब कोई भी बीपीएससी का एग्जाम, उस सभी के लिए है। यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं आप, है उसके लिए भी है, या अर्थात सभी एग्जाम के लिए आपका है। अब आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार इसका। तो आपका देखिए इसको, अर्थात मेरठ से यह शुरू होता है, ये आपका मेरठ से शुरू हुआ। जैसे आपका ये मैप का कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे मेंस लिख रहे हैं आप, है मेंस में यूज कर लीजिएगा आपका इस मैप का। अब देखिए जो विद्रोह फैला उसका जो मेन केंद्र था, जो मेन केंद्र था उत्तर और मध्य भारत था आपका। उत्तर और मध्य भारत मेन केंद्र था। जो प्रमुख शहर था आपका मेरठ, दिल्ली था, मेरठ था, लखनऊ था, कानपुर था, आगरा था, झांसी था, इलाहाबाद था। लेकिन दक्षिण और पश्चिम जो भारत है, अर्थात ये दक्षिण का जो भारत है और पश्चिम का भारत है, वह बहुत उस पर प्रभाव यह नहीं पड़ सका। ये मुख्य केंद्र आपका यही था, उत्तर और मध्य भारत आपका। तो इसका यूज आप, जिससे आपको याद करने में सुविधा होगा, कि आज पूछ सकता है आपका, यदि यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, या दरोगा दे रहे हैं, किसी में आपका कथन में पूछ देगा कि आपका 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, या कौन सा भाग अछूता रहा, अर्थात दक्षिण भारत और पश्चिम भारत पर इसका प्रभाव नगण्य पड़ता है, और जो मुख्य केंद्र है आपका है उत्तर भारत और मध्य भारत है। तो इसका यूज आप इस मैप का यूज मेंस में कीजिए या याद करने के लिए कीजिए। आपको जो पढ़ने का तरीका है मैप के साथ ही आपको पढ़ना चाहिए आपको। तो इस तरह से हम लोग मैप पर समझने का प्रयास किए। कौन सा मुख्य केंद्र कौन था, प्रमुख शहर कौन था जो प्रभावित रहा, कौन सा क्षेत्र पर प्रभाव इसका नहीं पड़ा, यह भी देख लिए हम लोग। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली के संबंध में पढ़िए। तो मेरठ से सैनिक कहां चले गए? दिल्ली। 11 मई को। और उस समय में जो दिल्ली में जो मुगल सम्राट था आपका, जो अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था, और उसका सेनापति बख्त खां थे। और उस समय में अब जो बहादुर शाह जफर है, यह पूछा हुआ है आपका है
बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के पिता अकबर द्वितीय थे। पत्नी जीनत महल थी। 2 पुत्र था, अर्थात पिता अकबर द्वितीय था, पत्नी जीनत महल, पुत्र था आपका मिर्जा मुगल, दूसरा था मिर्जा ख्वाजा, पोता था अबू बकर। क्यों बतला रहे हैं? तो यह पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है बीपीएससी में कि इस विद्रोह में, जब दिल्ली में विद्रोह हुआ, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया, तो जब गिरफ्तार की जाती है बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से, तो उसमें जो 2 पुत्र थे मिर्जा मुगल और मिर्जा आपका ख्वाजा, साथ ही साथ जो पोता था उसे जो लाल किला का जो खूनी दरवाजा है उसमें मार दिया जाता है। यह पूछा गया है बीपीएससी में, तो इसीलिए इसको हम आपको बतलाए हैं। तो इसका नाम आपको पूछा हुआ है। अंत में जाकर के जॉन निकोलसन दिल्ली पर अधिकार करने में सफल होता है और बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी को अक्टूबर 1858 को गिरफ्तार किया जाता है हुमायूं के मकबरा से। गिरफ्तारी कहाँ होती है? गिरफ्तारी होती है अक्टूबर 1858 में, और भेजा कहाँ गया? रंगून। बहादुर शाह जफर को और उसकी पत्नी जीनत महल को, और रंगून में ही नवंबर 1862 में मृत्यु हो जाती है। अर्थात रंगून भेजा गया अक्टूबर 1858 को और नवंबर 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो जाता है। दिल्ली पर कब्जा किसने किया? जॉन निकोलसन ने किया। लेकिन निकोलसन युद्ध के दौरान मारे जाते हैं, तो हडसन ने जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेजता आपको है। यदि यह पूछेगा कि बहादुर शाह जफर को किस ब्रिटिश सेनापति ने गिरफ्तार किया, तो हडसन ने गिरफ्तार किया आपका। अक्टूबर 1858 में गिरफ्तार किया और रंगून भेज दिया गया और वहीं पर मृत्यु आती है नवंबर 1862 में। सेनापति कौन था? वक्त का था। ये सब याद करके रखने की चीज आपको है। अब चल करके लखनऊ में भी विद्रोह होता है। लखनऊ में जो विद्रोह होता है 4 जून को होता है, 4 जून 1857 को। और अब वहां पर लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर के द्वारा किया जाता है, और ब्रिजेश कादिर को लखनऊ आपका अवध का नवाब घोषित कर दिया जाता है, और बेगम हजरत महल को मौलवी अहमदुल्ला का सहयोग मिलता है, और अंत में लखनऊ पर कब्जा किसने कर लिया? मार्च 1858 में कैंपबेल ने कर लिया। और गिरफ्तारी से बचने के लिए बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है। अर्थात गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली जाती है। तो इस तरह से इसको याद कर लेना है। आगे चलकर फिर आपका कानपुर में विद्रोह होता है। कानपुर में जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व नाना साहब करते हैं। अर्थात यहां पर 5 जून को होता है, 5 जून 1857 को, और लखनऊ में 4 जून को होता है। कानपुर में नेतृत्व नाना साहब करते हैं, और नाना साहब का जो सेनापति है तात्या टोपे है, और सहयोगी था अजीमुल्ला था। सहयोगी कौन था? अजीमुल्ला। सहयोगी अजीमुल्ला था आपका, अजीमुल्ला। और नाना साहब क्या करते हैं? स्वयं को
मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर देते हैं। और अंत में कैंपबेल ने पुनः कानपुर पर कब्जा कर लेता है। अर्थात आपसे यह क्वेश्चन TRE 4.0 में पूछा गया है और BPSC में भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नाना साहब किस मतलब अपने को किसका मुगल सम्राट आपके किसका पेशवा घोषित किया, तो मुगल सम्राट का पेशवा घोषित करता है। अब इस तरह से यह देखें, लेकिन कुछ और जो यहाँ से पूछता है, जैसे आपका नाना साहब का मूल नाम क्या था, धोधुपंत था आपका, तो यह पूछा गया क्वेश्चन है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो धोधुपंत था। सेनापति तात्या टोपे का ही मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था, यह भी पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक है वो सब याद करके रखिएगा। फिर विद्रोह क्यों किया, नाना साहब विद्रोह क्यों किए, क्योंकि 1851 में जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु आती है तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया जाता है। ये कारण था, नाना साहब के विद्रोह का कारण था। तो ये सब है छोटा चीज, मतलब आपका एक एक बिंदु देख के जाना है। यदि BPSC UPSC सोचते हैं तो मतलब एक एक बिंदु आपको याद रहना चाहिए, तभी आप वहां क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे जब विद्रोह होता है वह झांसी में विद्रोह होता है। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम मणिकर्णिका है। आप देखे होइएगा, जो लोग सीरियल है जानते होइएगा। कारण क्या था कि 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था और रानी लक्ष्मीबाई के जो पति का नाम गंगाधर राव था, पुत्र का नाम दामोदर राव था आपका। अर्थात स्वाभाविक उत्तराधिकारी दामोदर राव नहीं था, इसीलिए 1854 में झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो ये सब याद करके रखना है। जब विद्रोह 5 जून 1857 को झांसी में लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की जाती है और रानी लक्ष्मीबाई को शासक घोषित कर, झांसी का शासक घोषित कर दिया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे का सहयोग भी मिलता है और रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ कालपी होते हुए ग्वालियर पर कब्जा करती है, लेकिन ग्वालियर में हीरोज के द्वारा पराजित होती है और शहीद हो जाती है। और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई का आपका स्मारक भी आपका है, शहीद स्थल है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हीरोज का ही कथन है कि जो भी विद्रोही थे उसमें एकमात्र जो मर्द थी लक्ष्मीबाई थी, यह कथन है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आगे चल करके जगदीशपुर आरा के रहने वाले बाबू कुंवर सिंह थे, 80 वर्षीय थे और बिहार में जो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाला मुख्य जो विद्रोही थे वह कुंवर सिंह थे। यह बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आप लोग PYQ में देखे होंगे तो सिर्फ यही पूछ ही रहा है और कभी कभी जो उत्तराधिकारी अमर सिंह है उसके बारे में पूछा गया है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह का जो उम्र था 80 वर्ष और जमींदार कहाँ के थे, तो जगदीशपुर के थे वो। यह भी पूछा गया है। और वह गुरिल्ला युद्ध में कुशल थे और उन्होंने कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया। जब उनकी मृत्यु आती है 26 अप्रैल को, तो उसके बाद अमर सिंह के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है और वहां विद्रोह का दमन विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा किया जाता है। बिहार में भी विद्रोह हुआ, यह बिहार से संबंधित आपका है। तो 12 जून 1857 को
बिहार में जो विद्रोह हुआ रोहिणी से शुरू हुआ। एक समय में झारखंड बिहार में ही मिला हुआ था, बिहार का पार्ट था। आज जब डिवीजन हो गया तो झारखंड आपका देवघर चला गया झारखंड में। तो बिहार में जो विद्रोह शुरू हुआ 12 जून 1857 को, और 32वीं रेजिमेंट के द्वारा यह विद्रोह शुरू हुआ। इसमें मेजर लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। जिस समय विद्रोह हुआ बिहार में, उस समय पटना का जो कमिश्नर था विलियम टेलर था, और दानापुर के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल लॉयल था आपका। यदि अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन कहीं पूछ सकता है आपको। फिर पटना में पीर अली का विद्रोह हुआ 3 जुलाई 1857 का, यह भी पूछा गया क्वेश्चन सब है। और पीर अली का व्यवसाय क्या था? यह पुस्तक विक्रेता थे। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि व्यवसाय क्या था, वो क्या करते थे? तो वो पुस्तक विक्रेता थे। और अफीम का जो एजेंट था लॉयल की हत्या कर दी जाती है। कमिश्नर टेलर के द्वारा इस विद्रोह का दमन पटना में कर दिया जाता है। फिर अगला जो विद्रोह होता है दानापुर छावनी के सैनिकों के द्वारा 25 जुलाई, और वह रेजिमेंट कौन था? तो 7वीं और 8वीं रेजिमेंट के सैनिक आरा की ओर जाते हैं, और आरा में जाकर के आरा में जो दानापुर के जो सैनिक होते हैं, दानापुर रेजिमेंट के जो सैनिक है, उसका नेतृत्व आपका कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो बिहार का विद्रोह का जो प्रमुख नायक है वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। क्यों वीर कुंवर सिंह विद्रोह किए? तो उनका जमींदारी छीन ली गई थी। जगदीशपुर की जमींदारी उनसे छीन ली गई थी, क्योंकि बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। कुछ कंडीशन था, उस कंडीशन को पूरा न करने के कारण वीर कुंवर सिंह की जिम्मेदारी छीन ली गई। और जिस समय विद्रोह किए वो 80 वर्ष के थे। 80 वर्ष के थे। तब जो कारण क्या था? तो उनकी जमींदारी का छीनना। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। मैं छोटा छोटा चीज़ें लेके सब पूछा गया क्वेश्चन आपका है। फिर उन्होंने विद्रोह के लिए क्या किया? जगदीशपुर में ही गोला बारूद बंदूक का कारखाना स्थापित किया था। वो क्या थे? तो छापामार गुरिल्ला युद्ध में सिद्धहस्त थे, कुशल थे। उनका जो प्रमुख विजय है आपका है 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया उन्होंने। वीर कुंवर सिंह के बाद जो विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व अमर सिंह ने किया। और इनका जो किस तरह से आगे बढ़े विद्रोह के समय में, तो आरा से रोहतास गए, रोहतास से रीवा गए, रीवा से बनारस, बनारस से जौनपुर, जौनपुर से आजमगढ़ गए थे। ये इस तरह से सीक्वेंस बना करके आपको पीटी हो, मेंस हो, सभी जगह इसका यूज कर सकते हैं आप हैं। फिर इसी तरह से इलाहाबाद में आपका जो अन्य विद्रोही थे, इलाहाबाद में जो विद्रोह किया था आपका, चलिए मैप से देख लीजिए। जिसे आपका इलाहाबाद आपका है, लियाकत अली खान ने विद्रोह किया था। लियाकत अली खान। तो ये सब मतलब पूछे हुआ है, ये नहीं कि आपको देख रहे हैं, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। और इस विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। दमन कौन किया? कर्नल नील। फिर इसी तरह से आपका जो फैजाबाद है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया था। कैंपबेल। इसी तरह से आपका जो बरेली था, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व
बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान। और इस विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। तो आपको विद्रोही कौन थे, किस क्षेत्र में विद्रोह किया और उस विद्रोह का दमन भी किसने किया, ये तीनों चीज याद करके रखना आपको है। मगर कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, किसने दमन किया, ये चार चीज आपको, ये अभी तक देखिएगा तो 90% क्वेश्चन आपका, 95% क्वेश्चन यही चार चीज से पूछा गया है। और यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछ देता है, यदि विद्रोह से हल्का रहता है, यदि गलती कर दीजिए तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा। ताकि अभी का जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन गलती नहीं करना है। अब विद्रोहियों ने 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा पत्र जारी करता है और सभी वर्गों को समर्थन पाने के लिए, सभी वर्ग का समर्थन पाने के लिए उसमें सभी वर्गों के साथ क्या वादा करता है उसके संबंध में देखना है। देखिए इसमें क्या आपका है, किस किस आपका, यदि बीपीएससी यदि यूपीएससी सोच रहे हैं तो टीआरयू में भी दे सकता है, तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। तो 25 अगस्त 1857 को विद्रोही अपने उद्देश्यों को घोषणा करता है, उसको कहा गया आजमगढ़ घोषणा पत्र आपका। इसमें जमींदारों को कहा गया कि भूमि और पुराने अधिकार आपके सुरक्षित, अर्थात विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश शासन की समाप्ति होगी तो भूमि और पुराने अधिकार आपको सुरक्षित रहेंगे, आपसे छीना नहीं जाएगा। अर्थात समर्थन हासिल विभिन्न वर्गों को आश्वस्त किया विद्रोहियों ने कि हम आपके साथ इस विद्रोह की सफलता के बाद क्या करेंगे। व्यापारी वर्ग को कहा गया कि आप व्यापार स्वतंत्र रूप से करेंगे। सरकारी कर्मचारी कहा गया प्रशासन में उच्च पदों पर आपकी नियुक्ति होगी, जो कि अभी तक ब्रिटिश प्रशासन में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। फिर जो धर्म से संबंधित, जो उस समय में धर्म का नेतृत्व पंडित और मौलवी करते थे हिंदू और मुस्लिमों में, तो उन्हें कहा गया कि आप धर्म की, विद्रोह के बाद धर्म की रक्षा करते रहेंगे आप। फिर शिल्पकार को कहा गया आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। अर्थात सभी वर्गों से संबंधित इसमें घोषणा किया गया था ताकि समर्थन हासिल प्राप्त कर सके विद्रोही। अब इसमें सोशल बेस क्या था, अब इसी में देखना है कि बहाबी आंदोलन भी आपका है। तो बहाबी आंदोलन की शुरुआत अब्दुल बहाव के द्वारा अरब में किया गया था आपका। तो ये अभी आपका क्वेश्चन पूछता है, अर्थात बहाबी आंदोलन का जो प्रवर्तक था बहाबी आंदोलन की शुरुआत अरब से हुआ, अब्दुल बहाव ने किया था। अर्थात शुरू किया था अब्दुल बहाव ने, अब्दुल बहाव। और शुरू कहाँ हुआ था, अरब में। और इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन या शाह वली उल्लाह के नाम पर वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। वली उल्लाह आंदोलन, अर्थात यदि आपसे पूछेगा कि बहाबी आंदोलन की शुरुआत
किसने किया था? अब्दुल बहाव ने किया था। कहाँ का था? तो अरब में। इस आंदोलन की शुरुआत अरब में हुआ था और इसका अन्य नाम है वली उल्लाह आंदोलन भी कहता है। शाह वली उल्लाह से प्रभावित है। यह भारत में इसका केंद्र था पटना आपका था। यह भी सब पूछा गया क्वेश्चन हुआ है, भाई बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब है। और भारत से बाहर इसका जो केंद्र था, भारत से बाहर इसका केंद्र था सिथाना। यह भी पूछा गया है बीपीएससी में। सिथाना केंद्र था आपका उत्तर पश्चिम में, पेशावर में। और इसका प्रमुख नेता भारत में बरेली के सैयद अहमद थे और इन्होंने 4 खलीफा को नियुक्ति किया था, जिसमें मौलवी विलायत अली है, साथ ही साथ इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और एक है फरहान अली। तो इस तरह से ये 4 खलीफा थे। इसका उद्देश्य क्या था? आरंभ में सामाजिक बदलाव का था, सामाजिक उद्देश्य था, लेकिन आगे चल करके इसका उद्देश्य हो गया ब्रिटिश शासन को समाप्त करना आपका, अर्थात दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम लाना था इसका। ये तो इसमें आपका पहला चीज में याद करके क्या रखना आपको है? पहला याद करके रखना है कि भाभी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अब्दुल बहाव ने। उसके बाद याद करके रखना है कि भारत में भाभी आंदोलन का नेता कौन था? तो सैयद अहमद, बरेली के सैयद अहमद राय बरेलवी भी कहा जाता है। और भारत में इसका केंद्र कौन हो गया? पटना था आपका भाभी आंदोलन का। इसके जो थोड़ा सा अधिक पूछना चाहेगा, तब चारों जो खलीफा है नियुक्त किया गया था सैयद अहमद के द्वारा, मौलवी विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहान अली, इसको याद करके रखना है। उद्देश्य कॉन्सेप्ट में पूछेगा, ये तब फैक्चुअल हो गया आपका, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट में जाएगा तब इसका है कि आरंभ में इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के सामाजिक बदलाव करना, उसमें जो सामाजिक सुधार का कार्य करना, लेकिन आगे चल करके इसके उद्देश्यों में परिवर्तन आता है और ब्रिटिश शासन को समाप्त करना होता है। तब मतलब कॉन्सेप्ट पूछेगा तो ये पूछेगा, फैक्चुअल पूछेगा तो जो बतलाए हैं वो पूछेगा आपसे। फिर ये सब कॉन्सेप्चुअल आपका यही है। ये सब बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछेगा कि विद्रोह का समर्थन किन किन वर्गों ने किया था। तो आपको ये सब टेल में पूछ देगा, शॉर्ट नोट से पूछ देगा, मेंस में। तो असंतुष्ट जमींदार ने इसका समर्थन किया था, असंतुष्ट जमींदार और नवाब ने समर्थन किया, सैनिकों ने समर्थन किया था, जो किसान थे उसने समर्थन किया, दस्तकार शिल्पकार है ये इस विद्रोह का समर्थन किया था। अर्थात इसका केंद्र आप देखिएगा, जब मेरठ से शुरू होता है, बिहार में इंटर करता है, यूपी में इंटर करता है, सभी असंतुष्ट पर शामिल होता है आपका है। लेकिन किसने समर्थन नहीं किया? अंग्रेजों का समर्थन किया, तो वो था बुद्धिजीवी और बड़े। ये सब पूछा गया, कॉन्सेप्ट में पूछेगा तो यही सब पूछेगा आपसे। बुद्धिजीवी किया, पढ़ा लिखा वर्ग, बड़ा व्यापारी किया, फिर पंजाब के सिख सरदार किया, ग्वालियर के सिंधिया किया था, हैदराबाद के निजाम किया था, नेपाल के एक मंत्री था उसने इसका समर्थन किया था। अर्थात यह भी आपसे पूछ सकता है कॉन्सेप्ट में, और आपका यह भी पूछ सकता है। जिन जमींदारों ने समर्थन किया था, जिसके कारण 1857 के विद्रोह के बावजूद ब्रिटिश सत्ता बच गई, उसी पर कैनिंग का कथन आपका है कि इन शासकों एवं सरदारों ने तरंगरोधक का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। अर्थात यदि यह एक ऐसा विद्रोह था, यदि यहां पर ब्रिटिश सैनिक हार जाते तो ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाती आपका। अब पूछता है असफलता के कारण, तो आपका यह मेंस में भी काम आएगा। और यदि फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो यह भी आपको पूछ सकता है। तो पहला था असफल होने के कारण था,
तो संगठन का अभाव था। आप देखे होइएगा, पढ़े होइएगा कि कोई भी जो भी विद्रोही है अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह किया तो संगठित होकर के विद्रोह नहीं करता है। तो स्वाभाविक है यदि संगठित होकर के किसी भी सत्ता का विरोध नहीं करते तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी विद्रोही थे, भले ही उद्देश्य एक था कि ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना, लेकिन वो एक होकर के, एक संगठित होकर के पूरा ताकत से प्रहार नहीं कर सका। 6 अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह कर रहे थे और धीरे धीरे सभी विद्रोही अपराजित होते चले गए आपको। तो संगठन का अभाव था। फिर आपका संसाधन भी सीमित था। एक तरफ पुराने हथियार से विद्रोही लड़ रहे थे और हथियार भी जो लूटा हुआ हथियार था, बंदूक था, सिर्फ वही था। कुछ दिन के बाद उसकी भी कमी हो गई और पुराने हथियार से लड़ने लगे। जबकि दूसरे तरफ क्या था, ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश सैनिकों को आधुनिक हथियार उपलब्ध हुआ। फिर उसी समय में क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था, तो बाहर से सैनिक आकर के भी इस भारतीय सैनिकों को, ब्रिटिश सैनिकों को समर्थन मिला। बाहर से आकर के सैनिकों ने समर्थन किया। आर्थिक संसाधन के मामले में जो भी भारतीय जो विद्रोही थे उसके संसाधन सीमित थे, जबकि ब्रिटिश सैनिकों का संसाधन असीमित था। आपका सामाजिक आधार भी सीमित था। भारतीय विद्रोहियों का, बुद्धिजीवियों का समर्थन नहीं मिला, बड़े शासकों का समर्थन नहीं मिला, अधिकांश जमींदार अंग्रेजों का समर्थन किया। तो स्वाभाविक था कि भारतीय जो विद्रोही थे उसकी हार निश्चित हो गई। फिर आपका संचार तकनीक, जो आधुनिक संचार तकनीक था, उसकी भी कमी थी विद्रोही सैनिकों को, अर्थात उनके पास जो परंपरागत संचार तकनीक था उसी का यूज कर सका। लेकिन ब्रिटिश जो विद्रोही थे, ब्रिटिश सैनिक थे, ब्रिटिश सत्ता थी, वह जो आधुनिक डाक है, तार है, रेलवे है, उसका यूज करा था। अर्थात तकनीकी स्तर पर भी वो बहुत काफी गैप था। फिर अंग्रेजों के पास अनुभवी सेनापति भी था, जबकि जो विद्रोही थे उनके पास जो अनुभवी सेनापति का अभाव था। तो ये सारे जो कारण थे, ये सारे जो कमी थी, उसके कारण जो विद्रोही थे वो पराजित हो गए। तो यहाँ से जो आपका जो पढ़ाए हैं आपको कि सफलता के कारण, वहाँ से भी आपको मेंस में भी वो उसको यूज कर सकते हैं, उसी को इलेबोरेट करना आपको है। साथ ही साथ पीटी में भी आपसे पूछ सकता है कि मतलब जो 1857 का विद्रोह है, असफलता के कौन कौन से कारण आपका है, मतलब किन कारणों से जो विद्रोही थे वो पराजित हो गए या ब्रिटिश सत्ता जीत गई आपका। तो आपको सारा पॉइंट याद करके रखना है। परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम हुआ महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में पढ़ा गया था। यह पूछता है आपको, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। तो पहला सबसे बड़ा बदलाव हुआ ब्रिटिश शासन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। अर्थात 1700 जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ हुआ था, उसकी समाप्ति 1857 के विद्रोह के बाद हो गया आपका, और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के क्राउन के अधीन आ गया था आपका। अर्थात यह 1857 का विद्रोह इसलिए कहा गया कि यह हिस्टोरिकल पॉइंट आपका है, मतलब आपका इंपोर्टेंस इसका हिस्टोरिकल है। इतिहास में यहाँ यह एक टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आया, भारत पर शासन करना शुरू कर दिया 1757 से, लेकिन जब एक बार महाविद्रोह हुआ, सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसमें विभिन्न वर्गों ने असंतुष्ट वर्गों ने शामिल हुआ और इस विद्रोह का प्रभाव इतना पड़ा कि जब विद्रोह की समाप्ति होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है यहाँ से है। तो प्रशासन में पहला बदलाव ये आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ये सब मेंस का भी है,
कॉन्सेप्ट भी पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता आपको है। प्रशासनिक पुनर्गठन भी किया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने, वायसराय का नाम दिया गया। और एक भारत मंत्री का पद, अर्थात ब्रिटेन में एक भारत मंत्री का पद बनाया गया ब्रिटेन में आपका, जिसको भारत सचिव भी कहा जाता था। वह 15 सदस्यीय था आपका, अर्थात 15 भारत मंत्री की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद बनाया गया। वह 15 सदस्यीय था ब्रिटेन में। और उस पहला जो भारत मंत्री बना वह था लॉर्ड स्टैनली था आपको। यह था आपका प्रशासन संबंध में। फिर भारतीय रियासतों का क्या कहा गया आपको? भारतीय रियासतों को, देशी रियासतों का आश्वासन दिया गया कि अब किसी भी देशी रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह आश्वासन रियासतों को दिया गया। फिर सैन्य क्षेत्रों में क्या किया गया कि पील आयोग का गठन किया गया, और उस पील आयोग के सिफारिश पर 1857 के विद्रोह से पहले जो भारतीय और यूरोपीय सैनिक थे उसका जो अनुपात, यह पूछा हुआ क्वेश्चन सब है कि 5 और 1 का था, अर्थात 5 भारतीय सैनिक थे, 1 यूरोपीय सैनिक थे, उसके स्थान पर 2 और 1 कर दिया, 2:1, अर्थात 2 भारतीय और 1 यूरोपीय सैनिक कर दिया गया। और सेना में पहले जो ब्राह्मणों का महत्व था आपका, अर्थात जो ब्रिटिश सैनिक था उसमें ब्राह्मणों का अधिक महत्व था। अवध आपका है, बिहार है, उसके सैनिक अधिक थे। अब आपको विद्रोह के दमन में गोरखा, सिख, पठान सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ब्रिटिश सैनिक में अब गोरखा को अधिक नियुक्त किया जाने लगा। आज भी देखिएगा कि भारतीय सैनिक में गोरखा को नियुक्ति की जाती है। सिख है, पठान है, इसको अधिक नियुक्ति की जाने लगी। जो परंपरागत सैनिक थे, सैन्य परिवार थे या सैनिक थे, जिस परिवार से बिलोंग करते, जिस समुदाय से आते थे, अब उसकी नियुक्ति कम होने लगी। अब गोरखा को, सिख को और पठानों को अधिक नियुक्ति की जाने लगी। और इसे आपका विजेता प्रजाति भी कहा गया था, विजेता जाति भी घोषित किया गया, अर्थात और यहीं से रेजिमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया, अर्थात सैनिकों में एकता स्थापित नहीं हो, इसीलिए रेजिमेंट का गठन किया गया। और ये जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट इसलिए बनाया गया ताकि उसमें एकता स्थापित नहीं हो, अलग उसका व्यवस्था रहता था रेजिमेंट में। आज भी देखिएगा अलग अलग। अब पहले क्या था ब्रिटिश काल में कि सभी रेजिमेंट अलग थे, अलग जाति के थे, उसमें किसी भी प्रकार के संपर्क का अभाव था, ताकि एकता स्थापित नहीं हो। वहीं से रेजिमेंट प्रणाली की शुरुआत हो जाती है, ताकि भारतीय सैनिकों में एकता स्थापित नहीं हो और ब्रिटिश सत्ता का विरोध नहीं कर सके। आगे देखिए आप, इस तरह से उसका परिणाम देखें। यह पीटी और मेंस सभी में काम करेगा। अब स्वरूप से भी पूछता है, देखिए यहां से पीटी में भी पूछेगा, मेंस में भी पूछ सकता है। जैसे मेंस में पूछता है तो इसी में से आपको जिस विचारधारा को लिखना है तो उसको अधिक हाईलाइटेड करना है, बाकी सभी विचारधारा को लिखना पड़ेगा आपको। एविडेंस के साथ मेंस में लिखा जाता है कि क्यों सैनिक विद्रोह नहीं, सिपाही विद्रोह नहीं था, या यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। यदि जो आपका यह विचारधारा है जिसका समर्थन करते हैं उसके पक्ष में आपका एविडेंस देना आपको है। पीटी में क्या करेगा, इसी में से यह किसका कथन है, इस तरह से पूछेगा। तो सर जॉन लॉरेंस कहा है, लॉरेंस एंड सिले ने कहा है यह केवल एक सिपाही विद्रोह था, यह कुछ नहीं था, सिर्फ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। लेकिन आप जिस तरह से विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उसके कारण यह केवल एक सिपाही विद्रोह था, यह कथन गलत आपका है। ये आपको कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है पीटी में। फिर आपका बीडी सावरकर कहता है यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसको यदि आप मेंस में लिखते हैं तो इसके पक्ष में आपको बातें रखनी पड़ेगी। यह बहुत बार पूछा हुआ है कि यह किसका कथन है कि यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो बीडी सावरकर का था। ये सब इंपॉर्टेंट आपका है।
डॉक्टर आसिफ मजूमदार का कथन आपका है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अर्थात इसमें तीन चीज आपका है। आसिफ मजूमदार का यह आपका शॉर्ट आपका बीपीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये मेंस में आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। प्रथम आपको इसमें तीनों बिंदु को लिखना है कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है या नहीं है, या राष्ट्रीय है या नहीं है, और स्वतंत्रता संग्राम है या नहीं है। तीनों चीज आपका इसको जब विश्लेषण कीजिएगा तब आपका मार्क्स आएगा। अशोक मेहता का कथन था विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था आपका। इसी तरह से डिजरेली का कहना है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली का आपका है, डिजरेली का यह बहुत बार पूछा गया है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर इसी तरह से टी.आर. होम्स का कथन है, टी.आर. होम्स, यह सभ्यता तथा बर्बरता के बीच युद्ध था। अर्थात अंग्रेज सभ्यता, भारतीय बर्बरता के बीच युद्ध था। फिर इसी तरह से एला रीज का कथन है, एला रीज का है यह ईसाई धर्म के विरुद्ध संघर्ष था। एल आर रीज, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध संघर्ष था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध यह ईसाई धर्म के यह ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था। तो ये सब कथन आपको है, इसको याद करके रखना है। ये सब पीटी में पूछ सकता है। आप देखते हैं प्रमुख पीटी और में सभी जगह काम करेगा ये सब। जो प्रमुख पुस्तक है इसमें है, यह भी पूछा गया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है, तो बी.डी. सावरकर। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है, तो बी.डी. सावरकर ने। इसको याद करके रखना है आपको है। इससे संबंधित एक और आपका है अशोक मेहता का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। द ग्रेट रिबेलियन का लेखक कौन है, अशोक मेहता। बाकी जो भी है उसको याद कर लीजिएगा, लेकिन ये दोनों आपको याद करके रखना है। बी.डी. सावरकर का जो बुक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अशोक मेहता की जो किताब है द ग्रेट रिबेलियन, याद करके रखना है। एस एन सेन की किताब है 1857 आपका। सैयद अहमद खां का किताब है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब इस फिर से एक रिकॉल कर लीजिए। अब दिल्ली में देखिए, अब विद्रोह का केंद्र आपको पढ़ना कैसे है। 1857 का विद्रोह के संबंध में शुरू कब हुआ, नेतृत्व किसने किया, दमन किस अधिकारी ने किया है, ये चार्ट आपको कम से कम याद रहना चाहिए। तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि 11 मई 1857 को शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट था आपका। सेनापति बख्त खां था। दमन किसने किया, जॉन निकोलसन ने। और अंतिम रूप से हडसन ने आपको गिरफ्तार बहादुर शाह जफर को किया था। फिर लखनऊ में आपका 4 जून 1857 का विद्रोह शुरू होती है। बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर नेतृत्व किया और कॉलिन कैंपबेल ने उसका दमन किया आपको। कानपुर में 5 जून 1857 का विद्रोह शुरू हुआ।
नेतृत्व नाना साहब ने किया, सहयोगी तात्या टोपे थे, और उसका दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया। इसी तरह से झांसी में 5 जून 1857 का विद्रोह की शुरुआत होती है, नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई करती है और जनरल ह्यूरेज उसका दमन करता है। इलाहाबाद में 6 जून 1857 को शुरू हुआ, लियाकत अली ने नेतृत्व किया और कर्नल नील ने उसे दमन किया। जगदीशपुर में 12 जून 1857 को कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और दमन विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने किया। इसी तरह से बरेली में जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत होती है और नेतृत्व खान बहादुर खान करता है और दमन विंसेंट आयर ने किया। तो ये आपका ये चार्ट याद करके रखिएगा, यहाँ से ही बहुत बार काम चल जाता है। तो इस तरह से हम 1857 के विद्रोह के सभी पक्षों को देखा। तो आप यदि बीपीएससी देने जा रहे हैं या यूपीएससी देने जा रहे हैं या टीआरई 4.0 है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फैक्चुअल भी यहाँ से फैक्चुअल भी आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी आएगा तो बना सकते हैं। मतलब कथन कारक जो पूछता है तो आराम से इस चैप्टर से जितना पढ़ाए हैं आराम से आप बना सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे। तो ये जो भी पीडीएफ आपका न्यू मंथन क्लासेस से मिलेगा वो सभी टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगा, वहां से निकाल सकते हैं आप। थैंक यू। मिलेंगे हम एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।